नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा, आई होप सो, कि सेंट्रल नोटिफाइज 24% हाइक्स इन सैलरीज पेंशन फॉर एमपीज। कुछ और आर्टिकल्स हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सब कुछ और आर्टिकल में, जैसे एक आर्टिकल ये है, द हिंदू न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल है, सेंट्रल नोटिफाइज 24% हाइक इन सैलरीज पेंशन फॉर एमपी। सेम ही आर्टिकल है और यहाँ पे भी आपको सेम ही आर्टिकल मिलेगा। हिंदुस्तान टाइम्स में भी आपको सेम आर्टिकल मिलेगा, सेंट्रल अनाउंस 24% सैलरी हाइक पेंशन रिवीजन फॉर एमपी डिटेल। अब यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है ना, और इस जो न्यूज़ वगैरह ये जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप सबके सामने आपको नज़र आ रही होगी, इसका मतलब क्या है, उसका हम सब पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको बता दूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी केंद्र सरकार है जो हमारी इंडिया में, जिसको भी एनडीए अलायंस लीड कर रही है, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ये चीज़ नोटिफाई की कि उन्होंने जो ये एमपीज या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, जैसे कि आप सबने देखा होगा राज्यसभा और लोकसभा, इन सब में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह की बैठक वगैरह होती है, मीटिंग वगैरह होती है ना। देन यहीं से ही हमारी जो पार्लियामेंट्री मीटिंग्स वगैरह या पार्लियामेंट्री वर्क्स वगैरह होता है, और वो कौन करता है, ये एमपीज ही करते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, जिनको हिंदी में सांसद बोला जाता है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी कुछ टाइम पहले की ये न्यूज़ है, आप सबको नजर आ रहा होगा, 24 मार्च है ना, तो कल की ये न्यूज़ है। कल गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले ये चीज़ अनाउंस की कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो एमपीज हैं इनकी सैलरी हाइक कर दी है, यानी कि बढ़ा दी गई हैं। और ये कितने परसेंट से बढ़ाई गई है, ये 24% के आसपास से ये सैलरी हाइक हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें और यहाँ पे आपको क्लियर होंगी इस वीडियो में कि जो ये एमपीज वगैरह होते हैं या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सांसद वगैरह, इनको क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती है ना। और जो ये सैलरी हाइक है 24% का, ये आपके हिसाब से ठीक है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के बताना। पहले आप ये जो पूरा का पूरा जो ये टॉपिक है या जो पूरी की पूरी ये इन्फॉर्मेशन है, इसको गैदर कर लेते हैं। तो ये आप सबको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमपीज़ की सैलरीज वगैरह में हाइक किया है या उनकी सैलरीज वगैरह बढ़ा दी गई हैं। और ये उन्होंने कैसे किया हुआ है, ये उन्होंने किया हुआ है, उनके पास एक एक्ट है गवर्नमेंट के पास, हमारी पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के तहत। और ये जो एक्ट है 1954 का, ये जो है ये हमारे बेस्ड है किसके ऊपर, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के ऊपर, जो कि किसके अंदर आता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आता है। जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसके अंदर आता है। ये किस बेसिस पे, कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, यानी कि आप इन्फ्लेशन, यहाँ महंगाई दर है ना, जो कि महंगाई दर है, उसके तहत ये चीज़ें बढ़ाई जाती हैं कि जो एमपीज वगैरह हैं या जो सांसद वगैरह हैं वो अपना काम ठीक से कर पाएँ, उनके ऊपर जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स वगैरह हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम उनको मिल पाए, और वो अपना पूरा चीज़ देश की सेवा में दे पाएँ। इस चीज़ के लिए जो सरकार वगैरह है, वो ये जो सैलरी हाइक्स वगैरह होती है, ये हर 5 साल 7 साल 8 साल में करती रहती है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये इससे पहले जो पिछला हाइक हुआ था वो कितने परसेंट का था और वो कब हुआ था, राइट। तो सबसे पहले हम वही जान लेते हैं। यहाँ पे जो पिछला हाइक हुआ है वो हुआ था 2018 में, वो भी फरवरी मंथ के आसपास, जब वहाँ पे हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन थे, हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब। इन्होंने क्या किया, उस टाइम पे जो एमपीज़ की सैलरी थी, अकेले मैं अभी सैलरीज की बात कर रहा हूँ, अभी मैं कोई डेली अलाउंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मॉनिटरी सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि इनको प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट्स की तरफ से, है ना। अभी ओनली हम सिर्फ सैलरी पे बात करेंगे, फिर हम धीरे धीरे जानेंगे कि इनको किस किस टाइप की फैसिलिटीज़ वगैरह भारत सरकार प्रोवाइड करती है, किसे, सांसद को, है ना। तो क्या हुआ कि 2018 में जो अरुण जेटली साहब हैं, जब वो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे जो सैलरी थी एमपीज़ की, वो थी 50,000 के आसपास।
तो इन्होंने उस 50,000 को बढ़ाकर 1 लाख के आसपास कर दिया, लगभग 100% का इंक्रीमेंट किया इन्होंने सैलरी में। कब? 2018 में। 2018 के बाद ये चीज़ अब हो रही है 2025 में। जो मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ, अभी की जो गवर्नमेंट है उसने जो सैलरी है वो 24% से हाइक की हुई है, और वो जो सैलरी है अभी सांसद की वो 1 लाख के आसपास है। और अब ये जो रिसेंट सैलरी होगी इस नोटिफिकेशन के बाद वो होगी उनकी 1,24,000 रुपये के आसपास। जो उनकी महीने की सैलरी है एमपीज़ की वो होगी 1,24,000 रुपये के आसपास, जो कि सिर्फ सैलरी ही है। और यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इसके पीछे के तर्क क्या दिए जा रहे हैं, सबसे पहले हम तर्क वगैरह जान लेते हैं। यहाँ पे इसके पीछे के जो तर्क हैं वो क्या दिए जा रहे हैं। इसके पीछे के जो तर्क हैं वो ये दिए जा रहे हैं कि एक्चुअली में आपको मैंने बताया था ना जब अभी थोड़ी देर पहले कि ये किसके तहत सरकार करती है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के थ्रू, है ना। इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर। तो जो पहला यहाँ पे रीजन दिया गया या पहला यहाँ पे तर्क वगैरह दिया गया वो दिया गया इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट को लेके। जो महंगाई दर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है ना, तो इसकी वजह से ये जो हाइक है इसको करना बहुत ज़रूरी था, जो कि सरकार की तरफ से ऐसा बोला गया कि जो ये महंगाई दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है इसके तहत हमको ये हाइक वगैरह करना ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस वजह से हमने ये हाइक वगैरह किया हुआ है। तो सेकंड रीज़न है इसका वो ये है कि इसके पहले जो मैंने आपको बताया 2018 के आसपास ये सैलरी हाइक हुआ था, जो कि 100% के अराउंड चला गया था। 50,000 से सीधा 1 लाख हो गया था एमपीज़ की सैलरी। तो यहाँ पे जो इन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट इसके लिए लगभग 6 ईयर्स के आसपास हो गए हैं। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर एक टाइम पीरियड के आसपास चीज़ें को बढ़ाना ज़रूरी है, जैसे कि सैलरीज वगैरह हो गई या जो फंड्स वगैरह हो गए वो जो कि एलोकेट होंगे किसके पास, इन एमपीज़ के पास होंगे एज अ सैलरी बेसिस पे। और जो यहाँ पे थर्ड रीजन बताया गया वो बताया गया एज अ अट्रैक्शन को, है ना। अट्रैक्शन, अब आप सब लोग कहेंगे अट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन और टैलेंट, यहाँ पे ये दो चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई। जो तर्क हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं कि अगर जो ये एमपीज़ वगैरह या जो पॉलिटिक्स में जो ये एमएलएस एमपीज़ होते हैं, अभी हम एमएलएस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम एमपीज़ की बात कर रहे हैं। तो इनकी अगर सैलरी वगैरह ठीक ठाक नहीं होगी या सैलरी वगैरह अट्रैक्टिव नहीं होगी तो कोई भी पॉलिटिक्स वगैरह को ज्वाइन नहीं करेगा, और कोई अगर पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं करेगा तो देश की तरक्की कैसे होगी। ये जो तर्क है ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, ये तर्क ऑलरेडी दिए गए हैं जो कि मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। अब इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद फिर सरकार की तरफ से भी कुछ जस्टिफिकेशंस वगैरह आए कि उन्होंने ये जो है ये चीज़ क्यों बढ़ाई है। उन्होंने जो पहले मैंने आपको रीजन अभी बताया ना कि इन्फ्लेशन की, क्योंकि इन्फ्लेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, महंगाई दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इस वजह से ये सैलरी हाइक करना ज़रूरी था। जो उन्होंने सेकंड रीजन बताया वो बताया उन्होंने कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एमपीज़ के लिए, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं या जो सांसद होते हैं उनके बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिंग वर्क हो गया या लेजिस्लेटिव वर्क वगैरह हो गया, और गवर्नेंस वगैरह हो गया, ये सब कौन मैनेज करता है, एमपीज़ वगैरह करते हैं। तो इस वजह से उनके पास पैसे की कमी ना पड़े या उनके पास पैसे की तंगी ना पड़े, इस वजह से भी गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया हुआ है। किसके लिए? एमपीज़ के लिए। अब मैं अभी आप सबने ही कहीं देखा होगा कि कोई ऐसा एमपी होगा जिसके पास पैसे की कमी होगी। जो ये सरकार ने ये जो सेकंड रीजन दिया ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पे, जो कि मैं आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो थर्ड रीजन दिया गया कि जो यहाँ पे मैंने अभी आपको सिर्फ सैलरीज वगैरह के बारे में बताया, राइट, कि एमपीज़ की सैलरीज वगैरह बढ़ी है। एमपीज़ की सैलरी हाइक की साथ साथ 24% का जो सैलरी हाइक हुआ है एमपीज़ का, इसके साथ साथ जो फॉर्मल एमपीज़ हैं, जैसे कि मान लेते हैं पूर्व सांसद वगैरह, उनके ऊपर भी जो उनको पेंशन वगैरह प्रोवाइड करती है भारत सरकार, उनके पास भी 24% का आसपास का 24% के आसपास का हाइक देखने को मिला। तो ये सरकार ने जो तीसरा रीजन दिया वो ऐसा दिया कि हम सपोर्ट करना चाहते हैं पूर्व सांसद रह चुके हैं, जिन्होंने बेसिकली भारत सरकार में या पार्लियामेंट्री में ऐसा रोल निभाया है, तो उनको कहीं फाइनेंशियल स्ट्रगल वगैरह ना झेलना पड़े। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सरकार ने बोला, जो कि फाइनेंशियल स्ट्रगल वगैरह झेल रहे हैं आज के टाइम में।
उनके लिए भी ये सैलरी हाइक करना बहुत ज़रूरी था, जो कि पेंशन को लेके भी है कि 24% पेंशन भी हाइक हुई है। अभी साथ साथ मैंने आपको सिर्फ सैलरी का बताया, पेंशन भी साथ साथ यहाँ पे 24% के साथ ही यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है। अब हम कुछ यहाँ पे स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं कि एक्चुअली में कितना क्या ये पेंशन थी और कितनी क्या इनकी सैलरी थी। तो यहाँ पे मैं मंथली सैलरी की अभी बात कर रहा हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ और कोई भी ऐसी मॉनिटरी बेनिफिट्स की भी यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ जो कि भारत सरकार की तरफ से एमपीज़ को मिलती है। तो पहले जो सैलरी थी वो थी 1 लाख रुपए के आसपास, ठीक है। इसको बढ़ाकर किया गया 1,24,000, क्योंकि 24% का इंक्रीमेंट है इस वजह से। और जो यहाँ पे डेली अलाउंस मिलता है, यानी कि डेली अलाउंस का मतलब ये कि आप जैसे आपको एक दिन का या आपको रोज का खर्चा एक टाइप से आप वो लगभग 2,000 रुपये था पहले, इसको बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे डेली अलाउंस का मतलब। डेली अलाउंस का मतलब सिंपली ये है कि मान लेते हैं कोई एमपी है जो कि अटेंड करने जा रहा है पार्लियामेंट्रीज कमेटी को या पार्लियामेंट्रीज के सेशंस को, तो वहाँ पे जो डेली अलाउंस है वो उनको दिया जाएगा। कितना पहले दिया जाता था 2,000 रुपये, अब दिया जाएगा उनको 2,500 रुपये के आसपास। इसमें भी 25% का इंक्रीमेंट है। और जो यहाँ पे तीसरी चीज़ है जो कि पेंशन है, मैंने आपको बताया कि पेंशन भी लगभग 24% से इंक्रीज़ हुई है। पहले पेंशन जो थी वो थी 25,000 रुपये के आसपास, लेकिन अब ये जो पेंशन है इसको बढ़ाकर कर दिया गया 31,000 रुपये के आसपास। ये जो पेंशन है ये किसको दी जाएगी, जो कि हमारे फॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन सबको। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ों पे इसका लोगों ने इसकी आलोचक हैं उन्होंने इसकी आलोचना की, और जो इसके एज आ प्रशंसक हैं उन्होंने इसकी प्रशंसा की। अब मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे जो क्रिटिक्स हैं उनका क्या कहना है, या जो क्रिटिसिज्म हो रहा है यहाँ पे अपोजिशन की साइड से, उनका कहना क्या है। यहाँ पे उनका कहना यहाँ पे सिंपल सा है कि ये जो सरकार ने अभी ये निर्णय लिया, ये निर्णय लेना अभी क्या इतना ज़्यादा ज़रूरी था, या ऐसा इतना ज़्यादा नेसेसिटी थी क्या इस निर्णय की कि आप एमपीज़ की सैलरीज वगैरह इंक्रीज़ करें। क्योंकि जो हमारे अदर इशूज़ वगैरह हैं, जैसे हमारे भारत में अदर इशूज़ हैं, जैसे सबसे बड़ा जो इशू है वो कौन है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी है ना, बेरोजगार। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे इशू है वो बेसिकली अपोजिशन ने ये बोला कि ये जो आपने सैलरीज वगैरह हाई की हैं इसकी वजह आप इसका यूज़ एम्प्लॉयमेंट में कर सकते थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कर सकते थे, जिससे ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह हो और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको क्या किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए भारत सरकार में। और मैं ये जो चीज़ें हैं जो मैं आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं कोई अपने हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने कुछ चीज़ें रिसर्च वगैरह की हुई है, देन मैं आप सबके साथ इन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। और अब हम बेसिकली आते हैं कि थोड़ा सा कंपेयर भी कर लेते हैं जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जैसे कि जो सांसद वगैरह हैं उनकी सैलरीज़ को, जैसे हमारी इंडिया में क्या सैलरी है और यूएस में क्या सैलरी है, यूके में क्या सैलरी है और जर्मनी वगैरह में क्या सैलरी है। तो हमने बेसिकली डेवलप्ड नेशंस को यहाँ पे लिया हुआ है और हम डेवलपिंग नेशन है। सबसे पहले मैं अपनी आप सबको बता देता हूँ, हमारी जो अभी सैलरी है जो करंट तौर पे अब बढ़ी है वो है 1,24,000 रुपये के आसपास। लेकिन अगर आप यही चीज़ देखें, और हमको डेली अलाउंस भी मिलता है 2,500 रुपये के आसपास। अगर आप पार्लियामेंट्री सेशंस वगैरह या पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को अटेंड करते हैं कोई भी एमपी, तो उसको ये डेली अलाउंस मिलेगा। लेकिन यही चीज़ आप यूएस में देखेंगे, या यूएस में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी जो सैलरी है वो आपको मिलेगी 11 लाख रुपए के आसपास। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे देखिए कि इंडिया की सैलरी कितनी कम है और यूएस की सैलरी इतनी ज़्यादा क्यों। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने एक चीज़ सुनी होगी पीपीपी, यानी कि ट्रिपल पी का मतलब पैरिटी इंडेक्स, पार्शियल पैरिटी की तरफ से भी आप देखिए कि हमारा बेसिकली हमारा क्या है, हमारे पास कितनी हमारे पास चीज़ें खरीदने की, यानी कि हमारे पास कितनी चीज़ें खरीदने की ऐसा वो है, क्या कहते हैं, आई एम सॉरी अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा राइट प्रोनाउंस किया होगा ट्रिपल पी को। यहाँ पे है परचेजिंग पावर पैरिटी। सॉरी, ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट है ये लगता है कहाँ पे, डेवलप्ड नेशंस में। अब आप कहेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब क्या, यहाँ पे आप सिंपली ये समझिए कि जो परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब सिंपल सा ये है कि मान लेते हैं हमारे यहाँ कोई चीज़ 10 रुपये में मिल जाती है, लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है यहाँ पे वही चीज़ मान लेते हैं $5 या
$4 में मिलती है आपको, है ना। तो यहाँ पे जो डॉलर वगैरह का सिम्टम है उसी को ही हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी सिंपल सा ये है कि हमारे यहाँ क्या मान ली महंगाई दर है और क्या महंगाई दर है इन डेवलप्ड नेशंस में, तो उसी को ही हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। कि आप किसी चीज़ को, अगर आपको कोई पैसा मिलता है तो आप उससे कितनी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, और वही चीज़ें मान लेते हैं। इसका सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं आप यहाँ पे भी वही चीज़ खरीद रहे हैं और वही सेम चीज़ आप, जैसे हम यहाँ पे डेली अलाउंस का काम लेते हैं, राशन पानी ले लेते हैं। राशन पानी आप यहाँ खरीद रहे हैं, वही सेम चीज़ आप यूएस में खरीद रहे हैं, तो आपको वहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। वेजिटेबल्स यहाँ पे आप खरीद रहे हैं, वही चीज़ आप यूएस में खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा। जो वो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस क्यों है? वो डिफरेंस इसलिए वजह से है कि वहाँ पे महंगाई वगैरह या वहाँ की परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत ज़्यादा है हमसे, और हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी यहाँ पे कम है। तो जो हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी यहाँ पे कम है, तो इसमें हम मान लेते वही उतना ही सामान हम खरीद पा रहे हैं, राइट, और उतना ही सामान वो लोग भी खरीद पा रहे हैं। उनके पास थोड़ा बहुत पैसा बचता होगा, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी ज़्यादा है डेवलप्ड नेशंस की। लेकिन अभी हम डेवलपिंग नेशंस हैं, हमारी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो लगभग $2500 के आसपास है। एक साल की मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, जो $2500 के आसपास है एक साल की हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी एज अ एवरेज इंडियंस की। और वहाँ पे यूएस में जो परचेजिंग पावर या वहाँ पे जो आपको परचेजिंग पावर मिलेगी वो आपको एवरेज कितनी मिलेगी? $60,000। बहुत ज़्यादा होता है, और हमारी कहाँ $2500 के आसपास। तो कितना ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशन है, कितनी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मैंने आपको अभी ये भी बताया कि जो वहाँ पे, और यूएस वगैरह या डेवलप्ड नेशंस में कोई भी डेली अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है यूएस में, कि अगर आप कोई भी पार्लियामेंट्री सेशंस वगैरह अटेंड कर रहे हैं तो आपको कोई भी डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमने आई होप कि ग्लोबल जो पर्सपेक्टिव है इसको भी हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिया। और अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पर हमारे, कि एक्चुअली में ये जो एमपीज को के लिए सैलरी वगैरह मिलती है या और कुछ भी इनको बेनिफिट्स वगैरह, जिसमें मैं पहले ही आप सबसे बात कर रहा था, मॉनिटरी बेनिफिट्स वगैरह, ये सब इनको दिए जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कई सारी मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं या कई सारी सुविधाएं हैं जो कि एमपीज को मिलती हैं। किसकी तरफ से? भारत सरकार की तरफ से। वो कैसे? जैसे सबसे पहली जो चीज़ है वो है फ्री ट्रैवल, जो कि कोई मान ले तो कोई एक एमपी है, उनको फ्री ट्रैवल मिलता है, और एक साल में उनको जो टिकट्स वगैरह मिलते हैं फ्लाइट के, अभी हम सिर्फ फ्लाइट की बात कर रहे हैं, तो फ्लाइट के जो उनको टिकट मिलते हैं वो मिलते हैं, फ्री टिकट प्रोवाइड कर दी है भारत सरकार 34 के आसपास, यानी कि 34 के आसपास फ्री टिकट्स मिलते हैं। किसको? एमपीज़ को। और ये जो टिकट है वो अपने ऑफिशियल पर्पज़ से भी एमपी इसको यूटिलाइज़ कर सकता है, और जो फैमिली पर्पज़ है उससे भी इसको यूटिलाइज़ कर सकता है ना। जो सेकंड वन है, यहाँ पे जो सेकंड सुविधा मिलती है वो मिलती है आपको रहने की। आप सबने देखा होगा कि एक बड़ा सा आवास या बड़ा सा घर आपको मिलता है अगर आप एमपी हैं, और वो कहाँ मिलता है आपको? वो आपको मिलता है ल्यूटेन दिल्ली में, जो वहाँ पे ल्यूटेन वैली है, जहाँ पे मान लेते हैं वो सबसे बड़ा पोर्ट्स एरिया है दिल्ली का। अगर देखा जाए सबसे बड़ा नहीं, लेकिन पोर्ट्स एरिया में वो आता है। वहाँ पे जो किराया ही है, अगर किराया ही हम देख लें तो वो 1 लाख रुपए के आसपास आपको पर मंथ के हिसाब से देना पड़ सकता है। कहाँ? ल्यूटेन्स वैली में, क्योंकि वहाँ सुविधाएँ हैं। तो ये आपको फ्री में मिलता है। जो सेकंड चीज़ है एमपी को, ये फ्री में मिलती है। और जो यहाँ पे थर्ड चीज़ है वो उनको मिलता है मेडिकल बेनिफिट्स। आप सबने देखा होगा मेडिकल बेनिफिट्स, यानी कि देश के बड़े से बड़े अस्पताल में उनको फुल मेडिकल कवरेज मिलता है टॉप हॉस्पिटल्स में। किसको? एमपीज को और उनकी फैमिलीज़ को। और जो चौथी यहाँ पे सुविधा है जो कि भारत सरकार की तरफ से या उनको सुविधाएं वगैरह जो दी जाती है हमारे यहाँ एमपीज को, वो है पेंशन को लेके। पेंशन कि उनकी जो अगर मान लेते हैं आप एक बार एमपी बन गए तो आपको लाइफ टाइम के लिए आप आपको पेंशन मिलती रहेगी। जो भी पेंशन वगैरह है वो आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी अगर आप एमपी बन गए एक बार। और जो यहाँ पे फिफ्थ सुविधा है वो है टेलीफोन्स और वाईफाई को लेके या ब्रॉडबैंड को लेके, कि ये सुविधा भी उनको मिलती है। और जो छठवीं सुविधा है, आप सबने देखा होगा सिक्योरिटी वगैरह या स्टाफ वगैरह की, उनके उनके आवास वगैरह में सिक्योरिटी वगैरह रहती है, और जो स्टाफ वगैरह रहता है डेली वर्क्स वगैरह करने के लिए, जैसे झाड़ू पोछा हो गया या कोई और भी काम वगैरह, जो कि उनको ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है हमारी भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करती है। तो अब हम आते हैं एक्चुअली में कि ये चीज़ का यहाँ पे
कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन मेरे हिसाब से, मैं आपको एक ज़्यादा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव यहाँ पे चीज़ों को बता रहा हूँ, और मैंने आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ पे 25,000 रुपये के आसपास, सॉरी 2,500 रुपये प्रति डॉलर एक साल में हमारी एवरेज परचेजिंग पावर है, यानी कि हमारी परचेजिंग पावर कितनी है? $2,500। और यही चीज़ यूएस में है $60,000 के आसपास। तो आप देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है। और यहाँ पे अगर आप देखें कि जो हमारे, अगर हम साल भर में इसका अनुमान लगाएं तो लगभग 1,70,000 1,72,000 के आसपास की जो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो ये हमारे यहाँ एवरेज आदमी कमाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखना, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो चीज़ है, ये जो अभी एमपी है, एमपी की जो पेंशन है वो भी इससे लगभग दुगनी है। अगर देखा जाए 31,000 रुपीज़ के आसपास एमपी की अभी जो सैलरी है, जो कि अभी जो 24% का हाइक लगा हुआ है, इसके बाद हुई है 31,000 रुपीज़ की, ये लगभग दुगनी है हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी से। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं कि कुछ जो इसके एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, उन्होंने ये कहा कि मान लेते हैं कि आप जैसे कहीं पे भी अगर जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं भी नौकरी करने या कहीं भी अपने ऑफिस वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एज अ जज किया जाता है। एज अ जज आपके कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, आपकी वर्क के ऊपर आपको जज किया जाता है, और अगर आप अच्छा वर्क नहीं करते हैं तो आपको एज अ प्रमोशन वगैरह नहीं मिलता है, या आपको डी प्रमोशन कर दिया जाता है, या आपकी सैलरी वगैरह कम कर दी जाती है। लेकिन ये चीज़ एमपीज़ के साथ नहीं है, क्योंकि एमपीज़ में आप अगर यहाँ पे बेसिकली जो कहना है एक्सपर्ट्स का वो ये है कि जो भारत सरकार है उसको इस चीज़ का भी पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी एमपी कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है डिबेट वगैरह में, या जो ये बिल्स वगैरह आते हैं इनमें, है ना। अगर मान लें तो कोई एमपी कम पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको उसी हिसाब से जो अलाउंसेस वगैरह हैं इसको प्रोवाइड किया जाए। ये कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह का तर्क है, और जो कुछ क्रिटिक्स हैं उनका भी यही तर्क है। तो ये सब जो चीज़ें आपको न्यूज़ में नज़र आ रही थी, जो कि कल शाम से ही मैं देख रहा था, बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग हो रही थी, और हर एक न्यूज़ आउटलेट इसको कवर कर रहा था, चाहे वो नेशनल, हमारे जो भी जितने भी नेशनल न्यूज़ आउटलेट्स हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, और द हिंदू हो गया, एनडीटीवी हो गया, कई सारे हैं। वो सब लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कवर कर रहे थे कि जो ये 24% का हाइक है ये हुआ है कहाँ पे? एमपीज़ की सैलरी में। तो ये चीज़ मुझे आप सबके साथ डिस्कस करनी थी, और आई होप कि आप सबको ये चीज़ पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर वो चीज़ पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। जय हिंद, जय भारत।